वेलकम टू लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और हम लोग देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज को हम लोग देख रहे हैं और इस सीरीज के जो भी पीछे के क्वेश्चंस आपके छूटे होंगे या फिर वीडियोस जो भी आप लोगों ने नहीं देखा है वो या तो प्लेलिस्ट से जाके देख लेंगे और या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जा कर के आप लोग ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमारा एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो इसलिए इन सारे वीडियोस को देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बिना समय गंवाए आते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पर। हमारा जो पहला प्रश्न है ये है, निम्नलिखित में से कौन मद्रास महाजन सभा से संबंधित नहीं है? मद्रास महाजन सभा से संबंधित कौन नहीं है यहाँ पर पूछ रहा है। तो राघव चेरियार संबंधित हैं, पी आनंद चार्लू ये भी संबंधित है और जी सुब्रमण्यम अय्यर ये भी संबंधित है, लेकिन श्याम कृष्ण वर्मा जो है ये संबंधित नहीं है। श्याम कृष्ण वर्मा जो है ये मद्रास महाजन सभा से संबंधित नहीं है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई। मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है ये कब की गई थी? तो 1884 ईस्वी में, 1884 में की गई थी। कब की गई थी? 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। निम्न में से कौन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से संबद्ध नहीं था? इनमें से कौन है जो कि इंडियन एशियन एसोसिएशन की स्थापना से संबंध नहीं था? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा एस.एन. बनर्जी, यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एस.एन. बनर्जी कहिए या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहिए, तो ये इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी। तो राष्ट्रीय कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी वो कौन सी थी? तो ये थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। क्या थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले की महत्वपूर्ण संस्था थी। निम्नलिखित में से किस एक ने वर्ष 1877-78 में सिविल सेवाओं के मुद्दे पर पहला अखिल भारतीय आंदोलन संगठित किया? सिविल सेवाओं के मुद्दे पर पहला अखिल भारतीय आंदोलन संगठित किया तो किसने किया? तो ये हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन ने। किसने? इंडियन एसोसिएशन ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो ये कौन सा था? ये था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या था ये? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ तथा राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना की थी? भारतीय संघ तथा राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने। किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने। इंडिया लीग तथा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक राजनीतिक संगठनों का संस्थापक कौन था? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या है? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो क्या है यहाँ पर? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और इंडिया लीग, इसकी स्थापना जो है, ये राजनीतिक संगठनों की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना जो है ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो इसका जवाब होगा क्या? केवल दो। क्या होगा? केवल दो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी संगठन कौन सा था? तो कांग्रेस की स्थापना के पहले सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी संगठन अगर कोई था तो ये था द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। क्या था? द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पद ग्रहण करना अस्वीकार किया? क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया तथा भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पद ग्रहण करना अस्वीकार किया? तो ये कौन थे? तो ये थे एम.जी. रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। 1838 ईस्वी में स्थापित भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था 1838 में स्थापित भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन सा था?
तो ये था जमींदारी एसोसिएशन। क्या था ये? जमींदारी एसोसिएशन था। निम्नलिखित में से कौन 1885 ईस्वी में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में एक था? बताना है कि 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में एक इसमें से कौन थे? तो ये थे फिरोज शाह मेहता। कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे। 1917 में जस्टिस पार्टी की स्थापना किसने की? 1917 में जस्टिस पार्टी की स्थापना किसने की? तो ये स्थापना पी त्यागराज ने की। किसने की? पी त्यागराज ने 1917 में जस्टिस पार्टी की स्थापना की। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था, यानी कि स्वराज को सबसे पहले राष्ट्रीय मांग के रूप में किसने रखा था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ये संज्ञा दी जाती है दादा भाई नौरोजी को। किसे? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दी जाती है। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1906 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1906 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो ये स्वशासन यानी कि सेल्फ रूल सुनिश्चित करना, स्वशासन सुनिश्चित करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दी गई है। ग्लैडस्टोन की उपाधि किसे दी गई है? भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि तो ये दी गई है किसे? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दी गई है। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बने हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? तो ये वक्तव्य दिया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि जनता राजा के लिए नहीं बनी है, यानी कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा। यानी कि दादा भाई नौरोजी जो थे वो किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय बने थे? तो ये थे उदारवादी दल। क्या हो जाएगा यहाँ पर? उदारवादी दल। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। इन्होंने उदारवादी दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय ग्लैडस्टोन कहा जाता है? तो भारतीय ग्लैडस्टोन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को भारतीय ग्लैडस्टोन कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? तो दादा भाई नौरोजी को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से। किस नाम से? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से आमतौर पर दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दी गई थी। तो ये उपाधि किसे दी गई थी? तो दादा भाई नौरोजी को दी गई थी। किसे? दादा भाई नौरोजी को। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता था? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दादा भाई नौरोजी जाने जाते थे। कौन जाने जाते थे? दादा भाई नौरोजी जाने जाते थे। निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है, इसमें से कौन सा कथन ऐसा है जो कि सत्य नहीं है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। तो ये सही बात है। उन्होंने गुजराती
के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, ये भी सही है। उन्होंने बंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी, ये भी सही है। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुरवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, तो ये गलत है कि उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? फिर से हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था, तो ये भी सही है, ये भी सही है। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रफ्त गुफ्फार का आरंभ किया था, तो ये भी सही है। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो ये चीज गलत है। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है, 4 बार नहीं की है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए थे, तो ये थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए थे। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से कौन उस समिति का सभापति था? निम्न में से कौन उस समिति का सभापति था? तो ये कौन हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से कौन उस समिति का सभापति था? तो दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से किसने 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले में पढ़ा था? यानी कि 1906 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी, लेकिन उनका जो अध्यक्षीय भाषण था वो दादा भाई नौरोजी के बदले में किसने पढ़ा था, ये हमें बताना है। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने पढ़ा था। निम्नलिखित में से किसने सन 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को पढ़ा था? तो दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को किसने पढ़ा था 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता को राजनीति में अतिवादी और सामाजिक विषयों में रूढ़िवादी बताया गया है? राजनीति में अतिवादी और सामाजिक विषयों में रूढ़िवादी किसे बताया गया है? तो ये है बाल गंगाधर तिलक को। किसे बताया गया है? बाल गंगाधर तिलक को बताया गया है। तिलक ने पूना सार्वजनिक सभा का उपयोग निम्नांकित को लोकप्रिय बनाने के लिए किया था। पूना सार्वजनिक सभा का उपयोग निम्नांकित को लोकप्रिय बनाने के लिए किया था। किसको लोकप्रिय बनाने के लिए? तो दुर्भिक्ष की अवस्था में रैयत के वैधानिक अधिकार, दुर्भिक्ष की अवस्था में रैयत के वैधानिक अधिकार को लोकप्रिय बनाने के लिए किया था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। तो हमें क्या बताना है? महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो इसका श्री गणेश से बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश बाल गंगाधर तिलक या बीजी तिलक ने किया था। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनैतिक हो गया? ठीक है, वो क्या हो गया? एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप जो था वो राजनीतिक हो गया। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया। निम्न में कौन मध्यम मार्गी नहीं थे? बताना इनमें से कौन है जो कि मध्यम मार्गीय नहीं थे? तो बाल गंगाधर तिलक जो थे ये मध्यम मार्गीय नहीं थे। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो ये किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने आरोप लगाया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का।
किसने कांग्रेस पर अनुनय विनय तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक या फिर बीजी तिलक कहिए। इन्होंने कांग्रेस पर अनुनय विनय तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से किसने 1893-94 में न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नाम से लिखी गई लेख श्रृंखला में उदारवादी राजनीति की पहली व्यवस्थित आलोचना की थी? ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कि किसने 1893-94 में न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नाम से लिखी गई लेख श्रृंखला में उदारवादी राजनीति की पहली व्यवस्थित आलोचना की थी? तो ये कौन थे? तो ये थे अरविंद घोष। कौन थे ये थे अरविंद घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था यानी कि बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को? तो ये अरविंद घोष ने कहा था। अरविंद घोष ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया। किसने? अरविंद घोष ने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी? उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। तो ये कौन थे? तो ये थे विपिन चंद्रपाल। कौन थे ये थे विपिन चंद्रपाल। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था? कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा किसने कहा था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। किसने कहा था? अश्विनी कुमार दत्त ने। निम्न में से किन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना? तो गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना? गोपाल कृष्ण गोखले को। किसे? गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना। निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता नहीं थे? बताना है कि इनमें से कौन थे जो कि उग्रवादी नेता नहीं थे? तो जीके गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये उग्रवादी नेता नहीं थे। बाकी यहाँ पर बिपिन चंद्रपाल, बीजी तिलक, लाला लाजपत राय ये उग्रवादी नेता थे, लेकिन इनमें जो जीके गोखले हैं ये उग्रवादी नेता नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो 1905 के अधिवेशन में अध्यक्षता की। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। किसकी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? भारत सेवक मंडल या फिर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो 1905 में की थी। कब की थी? 1905 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया? तो निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति कैसी थी? तो ये पद्धति जो थी वो थी राजवामबद्ध आंदोलन। क्या थी? राजवामबद्ध आंदोलन। 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसमें हम लोग देखेंगे इसका जो 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य था वो था औपनिवेशिक स्वायत्तता। क्या था? औपनिवेशिक स्वायत्तता था। अधिकतर नरमपंथी नेता थे। अधिकतर नरमपंथी नेता कैसे थे? तो शहरी क्षेत्र से थे। अधिकतर नरमपंथी नेता जो थे ये शहरी क्षेत्र से थे। निम्न में कौन नेता उग्रवादी नहीं था? इनमें से कौन नेता
उग्रवादी नहीं था, तो ये WC बैनर्जी जो है ये उग्रवादी नहीं थे। बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक ये दोनों ही उग्रवादी थे, लेकिन इनमें से WC बैनर्जी जो थे ये उग्रवादी नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमदलीय नेताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमदलीय नेताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो बताना है कौन सा एक नहीं सही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? वे जमींदारों द्वारा भारतीय ग्रामीण जन के शोषण की समस्या की उपेक्षा करते थे। वे जमींदारों द्वारा भारतीय ग्रामीण जन के शोषण की समस्या की उपेक्षा करते थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनमें निर्दिष्ट एक व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट की सहायता से पहचानिए। एक व्यक्ति को क्या करना है? कूट की सहायता से पहचानना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है, इंग्लैंड में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने ब्रिटिश लोगों को भारत के शासन के रूप में उनके दायित्वों के बारे में शिक्षित करने का प्रयत्न किया। उन्होंने ब्रिटिश राज्य के अन्यायपूर्ण और दमनकारी शासन के प्रति अपने विरोध के समर्थन में भाषण दिए और लेख प्रकाशित किए। 1867 में उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना में सहायता की, जिसके वे मानक सचिव बने। तो ये कौन थे? तो ये है दादा भाई नौरोजी। कौन थे ये? दादा भाई नौरोजी थे। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल जो था ये कौन था? तो ये था कर्जन। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल जो था ये था कर्जन, लॉर्ड कर्जन था। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया जो बंगाल का विभाजन था वो कब तक बना रहा, कब तक रहा? तो ये सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निरस्त किए जाने तक बना रहा। कब तक? तो सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निरस्त किए जाने तक बना रहा। ये बंगाल का विभाजन हुआ, तो बंगाल का विभाजन जो है ये कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ बंग भंग के बाद। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। बंगाल का विभाजन जब हुआ वह वर्ष था, यानी बंगाल का विभाजन कब हुआ, किस वर्ष में बंगाल का विभाजन हुआ? तो ये वर्ष है 1905। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। बंग विभाजन की योजना किस वायसराय ने क्रियान्वित की थी? बंग विभाजन यानी कि बंगाल विभाजन की योजना जो है वो किस वायसराय ने क्रियान्वित की थी? तो वो था लॉर्ड कर्जन। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? तो ये क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। क्या था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण था। अंतिम शताब्दी के प्रथम दशक के दौरान स्वदेशी के प्रचार और विदेशी माल के बहिष्कार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तत्कालीन कारण था? अंतिम शताब्दी के प्रथम दशक के दौरान स्वदेशी के प्रचार और विदेशी माल के बहिष्कार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तत्कालीन कारण था? तो ये तत्कालीन कारण जो था ये था कर्जन का बंगाल विभाजन। कर्जन का बंगाली विभाजन या फिर कर्जन के द्वारा जो बंगाल विभाजन किया गया था ये। लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण था। लॉर्ड कर्जन के समय में, उसके टाइम पीरियड में उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण जो था वो था बंगाल का विभाजन। क्या था? बंगाल का विभाजन। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था ये कौन था? तो ये सर एंड्रयूज फ्रेजर था। कौन था? सर एंड्रयूज फ्रेजर था। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन ने कर दिया। विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ? तो यहाँ पर वैसे तो विभाजन 1911 में समाप्त होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1912 में। कब होता है? 1912 में लॉर्ड कर्जन ने
वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया, तो विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ? 1912 में। बंगाल प्रांत का विभाजन किया गया किस वायसराय के काल में? किस वायसराय के काल में बंगाल प्रांत का विभाजन हुआ? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। किसके काल में? लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने बंग भंग आंदोलन के लिए उकसाया? बंग भंग आंदोलन के लिए किसने उकसाया था? तो लॉर्ड कर्जन ने उकसाया था। बंग भंग आंदोलन के लिए किसने उकसाया था? तो लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग आंदोलन के लिए उकसाया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? तो ये किया था किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया था? प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया था, तो ये कब अपनाया गया था? 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन के समय। कब? 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन के समय। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम कब बन गया? तो ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान बना था। कब बना था? स्वदेशी आंदोलन के समय। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो ये सैयद हैदर रजा ने किया था। किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए? किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में सबसे पहले स्वदेशी और बहिष्कार अपनाए गए थे? तो ये हो जाएगा क्या? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। बंगाल विभाजन के विरुद्ध। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध था? 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये बंगाल का विभाजन हुआ था इस दिन। किस दिन बंगाल का विभाजन हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के संदर्भ में, तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? तो हम लोग पहले नीचे से देखते हुए चलते हैं। टैगोर ने यहाँ पर क्या बोल रहा है कि टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया। उनका मुख्य उद्देश्य गांव का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। तो ये सही है। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना वर्ष 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद थे। तो ये भी सही है। वर्ष 1878 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई। ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लियाकत हुसैन ने बारिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उसका नेतृत्व किया। तो ये चीज क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? स्वदेशी के समर्थक कौन थे? तो स्वदेशी के समर्थक में हम लोग देखेंगे दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी जो थे ये स्वदेशी के समर्थक थे। क्या थे? स्वदेशी के समर्थक। इसके आगे देखेंगे हम कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्ले ने किया। किसने किया? चिदम्बरम पिल्ले ने। स्वदेशी आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा इसमें सत्य नहीं है? जो गलत है उसे बताना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि इसके पूर्व हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा इसमें अधिक व्यापक जन आकर्षण था। तो सही है। यह आर्थिक चरित्र का था। ये भी सही है। स्वदेशी आंदोलन को इंग्लैंड की आमूल परिवर्तनवादी प्रेस के एक अनुभाग का सहयोग मिला था। ये भी सही है।
तो यहाँ पर गलत क्या चीज है, तो इसमें मुसलमान जनों का समर्थन प्राप्त हुआ था, ये चीज क्या है, गलत है। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। जैसे बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। तो दोबारा कब विभाजित हुआ, 1911 में। निम्नलिखित वर्गों में कौन सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? क्या है, 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा। कौन अप्रभावित रहा? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे महिलाएं, कृषक, मुसलमान या फिर बुद्धिजीवी। तो इसमें हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा, महिलाएं और मुसलमान। तो 1 और 3 यहाँ पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सॉरी, कृषक और मुसलमान होगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, कृषक और मुसलमान होना चाहिए। 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। तो बायकॉट, स्वदेशी, असहयोग और राष्ट्रीय शिक्षा। तो इसमें से बताना है कि इन चारों में से कौन से कार्यक्रम राष्ट्रवादियों ने प्रारंभ किए थे। तो ये क्या हो जाए, बायकॉट उन्होंने किया था, स्वदेशी भी अपनाया था और राष्ट्रीय शिक्षा को भी चुना था। तो 1 2 4 ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था? स्वदेशी के प्रस्ताव को किस अधिवेशन में अपनाया गया था? तो 1905 के बनारस अधिवेशन में। किसमें? 1905 के बनारस अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य था। बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर था कि यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना, सही है। हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना, ये भी सही है। नए राज्य में हिंदुओं को अल्पमत में लाना, ये भी सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य इनमें से सभी था। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया। बंगाल का विभाजन जो है वो मुख्यतः क्यों किया गया था? तो ये बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। असहयोग एवं बहिष्कार का कार्यक्रम कांग्रेस ने कहाँ के अपने विशेष अधिवेशन में पारित किया था? कहाँ के विशेष अधिवेशन में पारित किया था? तो कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में पारित किया था असहयोग एवं बहिष्कार का कार्यक्रम। किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिया था? क्या क्या चीज? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा किसने दिया था? तो ये देने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी? स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत करने वाला पहला व्यक्ति भोलानाथ चंद्र थे। कौन थे? भोलानाथ चंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वदेशी आंदोलन के विषय में सत्य नहीं है? कौन सा कथन है जो कि स्वदेशी आंदोलन के विषय में सत्य नहीं है, यानी कि गलत कथन इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सही कथन कौन सा है, गलत कथन कौन सा है। तो आमार सुनार बांग्ला गीत रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इस आंदोलन के दौरान लिखा गया था, सही है। बंगाल में गणपति और शिवाजी त्योहार स्वदेशी के प्रचार के माध्यम बने, ये भी सही है। महिलाओं ने आंदोलन में विदेशी चूड़ियां पहनना अस्वीकार कर दिया, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि धोबियों ने विदेशी यहाँ पर वस्त्र होगा, ठीक है। तो धोबियों ने विदेशी वस्त्र को धोने का पक्ष लिया जिससे उनकी आय बढ़े, तो ये चीज गलत है। धोबियों ने विदेशी वस्त्र धोने का पक्ष नहीं लिया था। निम्नलिखित में कौन एक बंगाल के विभाजन का परिणाम था? बंगाल के विभाजन के क्या परिणाम था? उग्रवाद, सांप्रदायिकतावाद, अलगाववाद, ये सभी। इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी। क्या होगा? ये सभी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें से बताना है कि कौन सा कथन जो है ये असत्य है, सत्य कौन सा असत्य है ये बताना है।
तो 1907 में हुए सूरत विभाजन से स्वदेशी आंदोलन को कमजोर कर दिया। सूरत विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन को कमजोर कर दिया, सही है। गणपति और शिवाजी महोत्सव आंदोलन का माध्यम बने, ये भी सही है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का मुख्य गीत रविंद्रनाथ का अमार सोनार बांग्ला था, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सैयद हैदर रजा भारत में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, ये गलत है। कि दिल्ली में, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ये सैयद हैदर रजा खां स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य बताना है। स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो ये विदेशी वस्तुओं को तिरस्कृत करना था। स्वदेशी वस्तुओं यानी कि विदेशी वस्तुओं को तिरस्कृत करना था स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अग्र पंक्ति से नेतृत्व किया और उनका नेतृत्व उस अधिक व्यापक दर्शन से प्रेरित हुआ जिसे उन्होंने नेपूरे आंदोलन के दौरान पोषित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस दर्शन पर आधारित अनवरत आंदोलन था तथा एक विशिष्ट आंदोलन नहीं था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन। क्या होगा? स्वदेशी आंदोलन। निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो ये कौन थे बताना है। RN टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर थे। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? ये गीत किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज जो है ये स्टुटगार्ड में फहराया था। कहाँ पे? स्टुटगार्ड में फहराया था। ब्रिटिश पत्रकार HW नेविल्सन जुड़े थे। HW नेविल्सन जो है ये किससे जुड़े थे? तो ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। ये एक ब्रिटिश पत्रकार थे HW नेविल्सन और ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं है? वो कौन सा आंदोलन है जिससे गांधी जी संबंधित नहीं है? तो स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं है। खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन तीनों से गांधी जी संबंधित है लेकिन स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? तो भारत को स्वशासन देने पर 1904 से बल दिया किसने? दादा भाई नौरोजी ने। किसने बल दिया? दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए। इनमें लोगों से सरकारी पदों से इस्तीफा देने, ब्रिटिश न्यायालयों से दूर रहने, स्कूल और कॉलेज से हट जाने और चुनावों का बहिष्कार करने का आग्रह किया। दूसरी ओर स्वदेशी वस्तुओं और खासकर खादी और हस्तनिर्मित कपड़े के प्रयोग का अभियान था। उपर्युक्त परिच्छेद किस आंदोलन से संबंधित है? ये किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है। तो इस तरह से हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित कुछ प्रश्नों को यहाँ पर देखा। इसी तरह से और भी वीडियोज के लिए चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।